नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 51 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 51 का जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा गांधी सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है। तो गांधी सत्याग्रह का जो स्वरूप यहाँ पर नहीं है वो है हिजरत। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हिजरत जो है वो गांधी सत्याग्रह का कोई भी स्वरूप नहीं है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भूख हड़ताल, ये तीनों के तीनों गांधी सत्याग्रह के ही भाग है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। अगर असहयोग आंदोलन की बात करें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो ये कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 के आसपास जो है वो शुरू हुआ था, इस बात को आपने याद रखना है। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब से कब तक ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था। तो ये 1920 से 1922 तक भारत में चला था। देखिए 1922 में इसको क्यों वापस लिया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो 1922 में इसको चोरा चोरी, तो याद रखना चोरा चोरी की एक घटना हुई थी, उसके कारण इसको वापस लिया था। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है टेट परीक्षाओं में कि चोरा चोरी की घटना कब हुई। तो चोरा चोरी की जो घटना है वो हुई थी 4 फरवरी 1922। तो 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की जो घटना हुई थी यूपी के गोरखपुर में, उसी के कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। अगर आप भी एचपी टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप भी अपना टेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपये में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस फ्री हैंड रिटन नोट्स। अगर आप हमारे बैच को परचेज करते हैं तो फ्री हैंड रिटन नोट्स आपके लिए मिलने वाले हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जहाँ 300 से ज़्यादा बच्चे अभी हमारे बैचेज में एनरोल हो चुके हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं 7876145409, क्योंकि अब मात्र और मात्र 50 दिन आपकी परीक्षा के लिए, 50 से भी कम दिन बाकी है। तो आप हमारे बैचेज के साथ एनरोल हो सकते हैं। और साथ में अगर आप खाली हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो वो नोट्स भी परचेज कर सकते हैं सेम नंबर पर 7876145409। देखिए बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी एक गांधी जी के आंदोलन का ही भाग है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वो 12 मार्च 1930 कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। देखिए ये जो है वो कहाँ से, तो ये साबरमती आश्रम से जो है महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायी, कितने अनुयायी इनके साथ दो दांडी के लिए जो इन्होंने यात्रा की थी, तो ये साबरमती आश्रम से इन्होंने की थी। और 78 अनुयायी, 78 जो इनके साथी थे वो इनके साथ गए थे। और 6 अप्रैल 1930 तक इनकी ये यात्रा चली थी। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक इनकी यह यात्रा चलती है, इस बात को आपने याद रखना है। कितने अनुयायी साथ थे इनके साथ? 78 अनुयायी थे। ये भी पूछा जाता है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था इनका। क्वेश्चन पूछा जाता है भूख हड़ताल, तो ये वही है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। तो अहमदाबाद मील मजदूर या भूख हड़ताल जो हुई थी वो कब हुई थी? 1918 में, इस बात को आपने याद रखना है। ये भी परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में चलाए जाने वाला पहला आंदोलन, तो इनके जो महात्मा गांधी ने जो भारत में पहला आंदोलन चलाया था वो था इनका चंपारण आंदोलन। कौन सा आंदोलन था वो? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन जो भारत में इन्होंने चलाया था वो कब चलाया था? तो ये 1917 में चलाया था। कब चलाया था? 1917 में चलाया था। और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह था, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा इनके द्वारा ही भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जहाँ पर एक नारा इनके द्वारा दिया जाता है करो या मरो, तो वहीं पर ये चलाया जाता है 1942। और ये सारे के सारे आंदोलन महात्मा गांधी के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपने हर एक बात को, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1857 में जब महान विद्रोह हुआ तब गवर्नर जनरल कौन था? देखिए हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द ग्रेट मोनिटी ऑफ 1857 ब्रोक आउट। तो 1857 की जब क्रांति होती है तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय था लॉर्ड कैनिंग। देखिए 1857 की जो क्रांति की शुरुआत है वो 10 मई 1857 को होती है। और कहाँ से होती है? याद रखना है मेरठ से होती है। कहाँ से होती है? मेरठ से होती है। ये बात भी बहुत बार पूछी गई है। अच्छा जो ये 1857 का जो क्रांति थी, रेवोल्यूशन जो था, इसमें जो है भैया प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये भी पूछा गया है। तो प्रतीक चिन्ह बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रोटी और कमल के फूल, तो रोटी और कमल के फूल जो है वो क्या था? प्रतीक चिन्ह था 1857 की क्रांति का, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 1857 का जो क्रांति हुई थी तो उस समय जो है वो भारत के वॉइसरॉय तो लॉर्ड कैनिंग साहब थे, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय कौन हुआ करते थे? तो जब भारत में 1857 की क्रांति होती है तो उस समय लॉर्ड पाम्स्टन, क्या नाम था? लॉर्ड
पाम्स्टन क्या थे, ये नई बात है, ये किसी को पता नहीं है, मैक्सिमम बच्चों को। तो लॉर्ड पाम्स्टन जो है उस समय क्या थे, याद रखना है, वो क्या थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब 1857 में क्रांति भारत में होती है। देखिए, और देखिए पहले स्वतंत्रता सेनानी अगर मैं बात करूं तो वो मंगल पांडे थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मंगल पांडे है वो बंगाल की कौन सी बटालियन से थे, तो कौन सी बटालियन के, कौन सी कंपनी बटालियन के सिपाही थे, तो बोलेंगे 34वीं, बहुत बार पूछी जाती है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। क्या बोलेंगे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये सदस्य थे। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी की सारी बातें परीक्षाओं में काम आने वाली है, ये सारी की सारी बातें आपको परीक्षाओं में नंबर दिलाने वाली है, इसलिए आप इन बातों को डिटेल से याद रखें। अब लॉर्ड कैनिंग कौन थे? लॉर्ड कैनिंग वही 1856 से 1862 इनका शासनकाल था। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त होते हैं और उसके बाद ये भारत के गवर्नर जनरल बनने के बाद भारत के पहले वायसरॉय। सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले वायसरॉय कौन थे, तो भारत के पहले वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग साहब थे। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है लॉर्ड रिपन। अब लॉर्ड रिपन कौन थे? लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के पिता इनको कहा जाता है। भैया याद रखना है, लोकल ऑफ फादर सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल, द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कहा जाता है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, जिनको आप स्थानीय स्वशासन का पिता, टेट परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन आता है कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन साहब को कहा जाता है। इनके द्वारा ही जो है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके द्वारा निरस्त किया गया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त करने का जो काम किया था वो किया था लॉर्ड रिपन साहब ने। इस बात को आपने याद रखना है। भारत में जो पहला कारखाना अधिनियम पारित हुआ था वो भी रिपन साहब के द्वारा। तो भारत में पहला कारखाना अधिनियम किसने पारित किया? लॉर्ड रिपन साहब ने ही पारित किया था। इनके द्वारा ही भारत में पहली नियमित जनगणना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहली नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, तो पहली नियमित जनगणना, नियमित दशकीय जनगणना 1881 में, तो 1871 में लॉर्ड रिपन के समय ही भारत में पहली बार नियमित दशकीय जनगणना जो हर 10 साल बाद होती है उसकी शुरुआत की गई थी। आज ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी दिया है। लॉर्ड डलहौजी का पहले तो संपूर्ण नाम पहले भी बता चुका हूँ, तो एंड्रयू ब्राउन रामसे। क्या बोलेंगे? एंड्रयू ब्राउन रामसे लॉर्ड डलहौजी का जो है वो असली नाम था। इनका शासनकाल 48 से 56 तक। बहुत बार अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि टाइम पीरियड क्या था, और टाइम पीरियड हिस्ट्री में याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इनके द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, जिसको आप हिंदी भाषा में कहते हैं हड़प की नीति, तो हड़प की नीति किस अंग्रेजी गवर्नर के द्वारा लगाई गई थी, जिसके तहत इन्होंने अवध को हड़पा था। बहुत सारे, तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, और एक बार हड़प की नीति के ना देकर व्यवगत की नीति दिया गया था। तो व्यवगत की नीति, हड़प की नीति, ये सारी की सारी एक ही बात है और ये सारे के सारे सेम क्वेश्चन है। और याद रखना, इन्हीं के शासनकाल में जो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले भारत में रेल चलाई गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम रेल कब चलाई गई, तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कब चलाई गई? 1853 में चलाई गई थी। और कहाँ से कहाँ तक, तो भारत में पहली रेल जो चली थी वो 1853 में मुंबई से ठाणे, कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के लिए चली थी। अच्छा, कितने किलोमीटर चली थी ये भी याद रखना है, तो ये चली थी 34 किलोमीटर। इस बात को भी आपने याद रखना है। और ये लॉर्ड डलहौजी जो थे, ये इनको रेलवे का पितामह भी भारत में कहा जाता है। तो रेल का जो जनक अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान पहली और दूसरी रेल जो है वो भारत में चली थी। और पीडब्ल्यूडी जो है वो भी इनके द्वारा ही भारत में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, डलहौजी के द्वारा। तो इस सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ पर हर एक चीज़ आपसे टॉपिक वाइज करवाई जा रही है। और अगर आप हमारे हैंड रिटन नोट्स खाली परचेज करना चाहते हैं तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सभी गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित हुआ? गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? आप बोल रहे हैं सभी बोल रहे हैं, तो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कितनी थी। तो ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कितनी थी? 3। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, पहला गोलमेज सम्मेलन। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 12 नवंबर 1930 से, याद रखना है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। तो याद रखना 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये हुआ था। और दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 7 सितंबर 1931 से आपका 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये भी याद रखना है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक ये भी हुआ था।
अब तीसरे गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से आपका 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में किसके द्वारा भाग लिया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो इनके द्वारा ही जो है वो क्या किया गया था? तो इनके द्वारा ही गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। अब ऑप्शन में यहाँ पर महात्मा गांधी जी का नाम भी दिया है, तो इनके द्वारा भी कोई गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया गया था? तो जी हाँ, बिल्कुल इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में? तो इनके द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है वो हिस्सा भाग लिया गया था। गांधी जी के द्वारा ही कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता तो महात्मा गांधी ने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है आईएनसी, इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। इस बात को आपने याद रखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन है। देखिए, महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो इनके द्वारा कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता की जाती है 1924 में। तो ये आपको याद रखना है। कौन सा अधिवेशन? बेलगांव। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो महात्मा गांधी है वो शिमला कब आए थे? तो ये शिमला जो है वो 12 मई 1921। तो याद रखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो 12 मई 1921 को के आसपास ये शिमला आए थे। महात्मा गांधी जब शिमला आए थे तो इनके साथ एक तो थे मदन मोहन मालवीय, दूसरा नाम था लाला लाजपत राय, और इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी। तो कस्तूरबा गांधी, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय, ये तीनों लोग जो है, मदन मोहन मालवीय महात्मा गांधी के साथ 12 मई 1921 को शिमला आए थे। और ये किससे मिलने आए थे महात्मा गांधी उस समय? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। और कहाँ पे ठहरे थे? लॉर्ड रीडिंग को मिलने आए थे, ये भी पता चल गया। ये ठहरे थे शांति कुटीर में। कहाँ पे ठहरे थे भैया? याद रखना, शांति कुटीर में ठहरे थे। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, बात हर एक इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा चीज़ों को याद रखेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद होती रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय का ब्रह्मा समाज अस्वीकार करता था। देखिए, ब्रह्मा समाज क्या अस्वीकार करता था? तो ब्रह्मा समाज जो है वो जातिवाद को अस्वीकार करता था, आपका मूर्ति पूजा को भी खंडन करता था, कर्म कांड का भी खंडन करता था। तो ऑप्शन डी, ये सभी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब की गई थी? 1828 में की गई थी। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की थी? तो भूलना नहीं है, 1828 में इनके द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। अच्छा, ब्रह्मा समाज की स्थापना इनके द्वारा 1828 में की गई थी। इसके द्वारा राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा, क्या बोलेंगे? आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। इसके अलावा इनके द्वारा ही, राजा राम मोहन राय के द्वारा ही वेदांत कॉलेज, क्या बोलेंगे भैया? वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की जाती है। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने 1825। तो 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजा राम मोहन राय किस नाम से भारत में जाने जाते हैं? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, कुछ और समाज जैसे कि आपका ब्रह्मा समाज के अलावा कुछ और समाज जैसे कि प्रार्थना समाज। भाई, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई है। किसके द्वारा की गई? तो 1867 में प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्र नाथ टैगोर, तीन लोगों के द्वारा। तो प्रार्थना समाज की स्थापना एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इनके द्वारा ही रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की गई है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनके द्वारा कब की गई? 1897। कब की गई? 1897 में इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। और आर्य समाज किसकी स्थापना भैया? आर्य समाज। तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो इनके द्वारा 1875 में की जाती है। तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो क्या थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, सभापति थे, चेयरमैन थे। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, अगर मैं संविधान सभा की बात करता हूँ तो संविधान सभा में जो है वो किसके तहत जो बनाई थी भारत में? तो कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था 1946 के आसपास। जो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। इसने क्या किया था? तो इसने जो है संविधान बनाने का भारत में क्या किया था? वादा किया था।
तो इसने सबसे पहले संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए थे। कितनी सीटों पे? 389 सीटों। तो संविधान सभा की कितनी सीटों पे सर्वप्रथम चुनाव हुए थे? तो 389 सीट्स पे चुनाव हुए थे। इस बात को आपने याद रखना है। संविधान सभा की बात करें तो इसमें जो चुनाव संपन्न हुआ था वो मात्र 296 सीटों पर हुआ था। 389 सीटों पर क्या हुआ था? चुनाव हुआ था, लेकिन चुनाव संपन्न मात्र और मात्र 296 सीटों में हुआ था। देखिए, अगर बात करें संविधान सभा की पहली बैठक की, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अच्छा, संविधान सभा की दूसरी बैठक, तो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और याद रखना, तीसरी बैठक जो संविधान सभा की हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान सभा की किस बैठक में जो है वो तो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, किसने प्रस्ताव पारित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस बात को आपने याद रखना। और जो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था वो नेहरू जी ने किया था तीसरी बैठक में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया तो उसको पारित कब किया गया? प्रस्तुत तो किया था आपका 13 दिसंबर को, लेकिन इसको पारित अलग होता है, प्रस्तुत अलग होता है। तो इसको प्रस्तुत किया गया 22 जनवरी 1947 को। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रचलित संसदीय प्रणाली संगत नहीं है। तो जो संसदीय प्रणाली है वो संगत नहीं है बहुल कार्यपालिका के। इस बात को आपने याद रखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट।